डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना आज का कोट देख लीजिए। अल्बर्ट कैमस का ये कोट है, ए मैन विदाउट एथिक्स इज ए वाइल्ड बीस्ट लूज्ड अपॉन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में इस कोट का मतलब हम समझते हैं। देखो, एथिक्स को फॉलो किए बिना ना इंसान जानवर बन जाता है। एथिक्स का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल भाषा में एथिक्स का मतलब है सही और गलत का सेंस। एथिक्स का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ऑनेस्टी से काम करना, रूल्स फॉलो करना, सोसाइटी के लिए अच्छा करना। अगर देखो हम एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? समाज में देखो करप्शन बढ़ जाएगा, क्राइम इंक्रीज हो जाएगा, लोगों का ना आपस में ट्रस्ट कम हो जाएगा। जैसे राजेंद्र नगर की घटना है, मतलब एथिकली कितना रोंग है एस्पायरेंट से पैसे छीनना, एक प्रकार से रेंट इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देना। देखो, ये मार्केट पे डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट नहीं है। तो आप कह सकते हो राजेंद्र नगर में कुछ लोग जो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कौन हैं? वो वाइल्ड बीस्ट हैं, जानवर हैं, इंसानियत मर गई है। एथिक्स कैसे शुरू से ही बच्चों में नर्चर किए जा सकते हैं? शुरू से ही देखो, पेरेंट्स अपने बच्चों में एथिक्स को इनकलकेट करें। स्कूल में मोरल साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, रोल मॉडल्स, जो अच्छे रोल मॉडल्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। अब समाज में रोल मॉडल्स ही ऐसे हैं जो इन चीज़ों को कूल मानते हैं, महिलाओं को रिस्पेक्ट ना करना, तो फिर देखो आप समझ सकते हो समाज किस तरफ जाएगा। तो उन रोल मॉडल्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाए जो अच्छा, जिनमें एथिक्स हैं, वो समाज के रोल मॉडल बनने चाहिए। समझ गए? लेकिन देखो कभी कभी ना एथिक्स को फॉलो करना भी डिफिकल्ट हो जाता है जब करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, रूल्स पुराने हो चुके होते हैं, आउटडेटेड, और जब एथिक्स और लॉ में कन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में कंसाइंस की सुननी चाहिए, अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। तो आप बताओ, आपका क्या मानना है इस कोट के बारे में? आज देखो डेट है 2 अगस्त 2024 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है SC ST में सब क्लासिफिकेशन यानी सब कैटेगराइजेशन से संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, डिटेल से डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड और बेसिक्स के साथ में। दूसरा आर्टिकल, फिर देखो वायनाड में जो इकोलॉजिकल डिजास्टर आया, 300 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, तो इस संदर्भ में जो आर्टिकल आया है वो डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में वेस्ट एशिया में ज़बरदस्त इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इजराइल ने हमास के टॉप 3 में से 2 चेहरों को मार गिराया है, तो अब ईरान और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जवाब देगा। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में कौन है, ईरान क्या जवाब दे सकता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना, सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित, इस इशू के बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इशू है। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले देखो मैं आपको ये बताऊं सुप्रीम कोर्ट का अभी वर्डिक्ट क्या आया है। सबसे पहले ना आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। बैकग्राउंड ये है, एक टर्म है आपने सुनी ही होगी, सब कैटेगराइजेशन ऑफ कोटा। सब कैटेगराइजेशन ऑफ कोटा का मतलब है कोटा विद इन कोटा। जैसे हमारे देश में मान लीजिए 100 वैकेंसीज निकलती हैं, 100 में से 15 जो जॉब्स हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, तो ये तय हुआ कोटा। लेकिन इसके अंदर भी कोटा मान लीजिए इंप्लीमेंट कर दिया जाए कि 15 में से भी 7 जॉब जो हैं वो कुछ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व हों और बाकी बची हुई जो 8 वैकेंसीज हैं वो दूसरी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हों। तो पहला कोटा कौन सा? 100 में से 100 टोटल वैकेंसीज, उसमें से 15 किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। और दूसरा कोटा कौन सा? जो शेड्यूल कास्ट के लिए जॉब्स रिजर्व है ना, उसमें भी आपने डिवीजन कर दिया कि इन शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम इतनी जॉब्स तो रिजर्व करना जरूरी है। 1975 में ना पंजाब सरकार ने इनडायरेक्टली इसे इंप्लीमेंट कर दिया। इन्होंने क्या किया? पंजाब सरकार ने, पंजाब में 25% SC रिजर्वेशन था, लेकिन पंजाब सरकार ने यह बोल दिया जो वाल्मीकि और मजबी सिख है ना शेड्यूल कास्ट में, ये आते हैं कैटेगरी नंबर 1 में, और बाकी बचे हुए जो कास्ट है ना शेड्यूल कास्ट में, वो आती हैं सब कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 1 किसकी? वाल्मीकि और मजबी सिख की। कैटेगरी नंबर 2 किसकी? बाकी बचे हुए जितने भी कास्ट है ना वो आती हैं शेड्यूल कास्ट की 2nd कैटेगरी में। तो पंजाब सरकार ने ये बोल दिया कि भैया एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में ना फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो कैटेगरी 1 को दी जाएगी
जो कि है वाल्मीकि और मजबी सिख की। इसका मतलब ये है, मान लीजिए 100 में से 15 वैकेंसीज रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, तो शेड्यूल कास्ट में भी अगर सिमिलर मार्क्स है ना, तो वाल्मीकि और मजबी सिख को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले इनके लिए जॉब फिल की जाएगी। अगर बच गई तो फिर बाकी शेड्यूल कास्ट को तवज्जो दी जाएगी। मतलब पंजाब सरकार ने सब कैटेगराइजेशन कर दिया, या फिर यूं बोलिए सब क्लासिफिकेशन कर दिया। अब देखो ये जो रूल था ना, ये जो नोटिफिकेशन थी ना पंजाब सरकार की, ये 30 सालों तक रही। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश एक और राज्य है, ये भी देखो 2000 में ना सिमिलर एक्ट लेके आ गए। 2000 में आंध्र प्रदेश की सरकार भी सिमिलर एक्ट लेके आ गई। इन्होंने तो बल्कि शेड्यूल कास्ट के अंदर अलग अलग जो कास्ट है ना, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। ऐसे जितनी भी शेड्यूल कास्ट में कास्ट थी उनको 4 ग्रुप्स में डाल दिया। और फिर ये भी बोल दिया 15% अगर टोटल रिजर्वेशन है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे 100 में से 15 जॉब अगर शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, तो ग्रुप ए को मिलेगी 1 पोस्ट, ग्रुप बी को मिलेगी 3 पोस्ट, ग्रुप डी को मिलेगी 6 पोस्ट और बची हुई मिलेगी ग्रुप सी को। तो ये आंध्र प्रदेश का एक्ट था जो 2000 में आया। मतलब एक कदम आगे निकल गई आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश की सरकार। लेकिन ना चैलेंज किया गया, आंध्र प्रदेश के इस एक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ना ईवी चिनैया केस में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये तो देखो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। राइट टू इक्वालिटी के इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि आप शेड्यूल कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, किसी एक शेड्यूल कास्ट के पर्सन को अलग ट्रीट कर रहे हो दूसरे शेड्यूल कास्ट के पर्सन से, तो ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 की जजमेंट में यह भी बोला कि देखो शेड्यूल कास्ट जो है वो एक सिंगल होमोजीनियस ग्रुप है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट है, उनको फर्दर आप अलग अलग कास्ट में डिवाइड मत कीजिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला हमारे संविधान का आर्टिकल 341 वो सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर देता है शेड्यूल कास्ट की लिस्ट क्रिएट करने की, और स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकते इस शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में। अगर अलग अलग स्टेट्स इंटरफेयर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया तो फिर देखो अलग अलग राज्यों में शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ये ईवी चिनैया केस वाला, तो फिर देखो इवन 2006 में पंजाब सरकार ने भी 1975 की जो पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन थी ना कि कैटेगरी ए में मजबी सिख और वाल्मीकि आते हैं, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की 2004 की जजमेंट पे काम करते हुए 1975 की पंजाब नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। समझ गए, करना ही था, सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया तो फिर करना ही था। सिमिलर केस था, आंध्रा की तरह पंजाब का केस था। बट देखो पंजाब की सरकार कहाँ मानने वाली थी। पंजाब की सरकार ने अक्टूबर 2006 में फिर से एक एक्ट बनवा लिया पंजाब की स्टेट असेंबली से। उस एक्ट का नाम था एससी एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट। इस एक्ट ने फिर से वाल्मीकि और मजबी सिख कम्युनिटीज़ के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस को री इंट्रोड्यूस किया। 2010 में फिर से हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया। पंजाब सरकार ने बोला भाई तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई 2004 की तो हमें एक्ट करना ही होगा, तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो। तो पंजाब सरकार ने बोला रुको, हम एक बार सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं। तो पंजाब सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फिर क्या हुआ, 2014 में ना सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 5 जजेस की एक बेंच के पास में रेफर कर दिया, ये डिसाइड करने के लिए कि 2004 की जजमेंट को फिर से रिव्यू करना है या नहीं करना। मतलब समझ गए, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की बेंच के पास केस भेज दिया कि भैया डिसाइड कर लो कि इस 2004 की चिनैया केस की जजमेंट को रिव्यू करना है या नहीं करना है। तो 2020 में ना फाइनली 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ना ये डिसाइड कर लिया कि यार करते हैं 2004 की जजमेंट को ना फिर से एक बार देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं रह गई है उसमें।
लेकिन देखो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करने का डिसाइड किया 2004 की जजमेंट को। मीनवाइल एक और महत्वपूर्ण घटना घट गई थी। क्या घट गया था? 2018 में ना जर्नैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन में। मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट में नहीं किया गया था, प्रमोशन में कर दिया गया था। जैसे देखो ओबीसी में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ना कि अगर आप ज़्यादा वेल ऑफ परिवार से हो, एक थ्रेशोल्ड रख दिया गया। फॉर एग्जांपल 8 लाख फैमिली इनकम, अगर इससे ज़्यादा फैमिली इनकम है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, इससे ज़्यादा फैमिली इनकम है तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो सिमिलर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया 2018 में जर्नैल सिंह केस में। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रमोशन में था। मतलब अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन वेल ऑफ है तो फिर उसे प्रमोशन में लाभ नहीं मिलेगा शेड्यूल कास्ट होने का। तो ये घटना घट गई थी 2018 में। मीनवाइल जैसा मैंने आपको बताया, इसके 2 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि यार करते हैं, रिव्यू तो करना चाहिए अपने को 2004 वाला। लेकिन एक दिक्कत ये थी, 2004 वाला जो जजमेंट था ना वो 5 जजेस की बेंच ने दिया था, इसलिए 7 जजेस की बेंच गठित कर दी गई 2004 वाले जजमेंट को रिव्यू करने के लिए। ज़्यादा जजेस की बेंच गठित करनी होती है अगर पुराने फैसले को रिव्यू करना होता है। तो अब फाइनली 7 जजेस की बेंच ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। उस वर्डिक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ आर्गुमेंट्स मैं आपको बता देता हूं जो कोर्ट्स में दिए गए थे। सब क्लासिफिकेशन यानी सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में क्या आर्गुमेंट्स दिए गए थे। सबसे पहले देखो, पंजाब में जो एडवोकेट जनरल है ना, इन्होंने ये बोला कि देखो आर्टिकल 341 जो है उसके अनुसार स्टेट ना जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है शेड्यूल कास्ट की उसमें टेम्पर कर सकता है। मतलब स्टेट्स अपने हिसाब से प्रेसिडेंट की जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है ना उसमें फेरबदल कर सकते हैं। तो ये पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने आर्गुमेंट दिया था। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी बोली, आप संविधान का ना आर्टिकल 16 सेक्शन 4 पढ़िए, इसमें भैया साफ तौर पे लिखा तो हुआ है कि स्टेट अपनी तरफ से किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए पोस्ट में रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर सकता है अगर स्टेट को लगता है कि वो सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो कुछ शेड्यूल कास्ट एडिक्वेटली यानी पर्याप्त मात्रा में रिप्रेजेंटेशन उनके पास में नहीं है, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर ही उनके लिए अगर रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाता है तो क्या गलत है। तो वही तो किया था पंजाब सरकार ने। मजहबी सिख और वाल्मीकि इसको पहली प्रायोरिटी दी थी, लेकिन आपने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर देखो बात आती है आर्टिकल 342A की। ये आर्टिकल ना रिसेंटली ऐड किया गया था 2018 में। वैसे देखो ये आर्टिकल है तो बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, लेकिन इसका जिक्र पंजाब सरकार के वकील ने इसलिए कर दिया, वो कहते हैं देखो आर्टिकल 342A स्टेट को एम्पावर करता है ना, वो अलग से अपनी सेपरेट बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर देखो ये चीज़ तो आर्टिकल 341 पे भी एप्लीकेबल होनी चाहिए जो शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो इसके अनुसार तो स्टेट्स अलग से अपनी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी आर्गुमेंट दिया गया। फिर फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, उन्होंने ये बोला वीकेस्ट सेक्शन की हेल्प करने के लिए ना सब क्लासिफिकेशन जरूरी है। लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स विरोध में भी आए। एडवोकेट संजय हेगड़े बोलते हैं सभी जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ हैं ना, देखो सबने अनटचेबिलिटी को फेस किया है पास्ट में। ऐसा तो है नहीं किसी ने ज़्यादा फेस किया किसी ने कम फेस किया। और शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन तो दिया ही इसलिए गया था कि पास्ट में जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसे एड्रेस किया जाए। तो सभी जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ है ना वो होमोजेनियस ग्रुप है, उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि शेड्यूल कास्ट के अंदर एक कम्युनिटी ने ज़्यादा सफ़र किया और दूसरी कम्युनिटी ने कम सफ़र किया। फिर देखो संजय हेगड़े ये भी बोलते हैं कि 341 में साफ तौर पे तो नहीं लिखा हुआ है ना, साफ तौर पे तो स्टेट्स को पावर नहीं दी गई है कि वो अलग से अपनी शेड्यूल कास्ट की लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये भी एक आधार बनाया गया अपने आर्ग्यूमेंट का संजय हेगड़े ने सब क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट। बट देखो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और 6-1 के रेशो से सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अब
शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन को अलाउ कर दिया है। अब इसका रिजल्ट देखो ये निकलेगा, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी फर्दर डिवीजन हो सकेगा। जो शेड्यूल कास्ट अभी तक जिनको लाभ नहीं मिला है रिजर्वेशन का, अब उनको मिल सकेगा। और जैसे देखो एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था, जैसे देखो टीना डबी है, टॉपर थी, रिया डबी ने भी अच्छी रैंक प्राप्त की, रैंक 15। अब इनके फादर ना सिविल सर्वेंट थे, इनके फादर सिविल सर्वेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखो एक तरफ ब्यूरोक्रेट के बच्चे हैं जिनको अच्छी टॉप नॉच एजुकेशन मिली है, जिनके साथ में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, जिनको परिवार में घर में अच्छा माहौल मिला, अर्बन एरिया में वो पढ़े। दूसरी तरफ रूरल एरिया का कोई दूसरी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी का मेंबर है, अभी भी रूरल एरिया में डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है थोड़ा ज़्यादा होता है, वहाँ पे झाड़ू मारने का काम करता है परिवार, और उनका एक बच्चा है, उसे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए या फिर टीना डबी और इनको मिलना चाहिए, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखो उनको मिलना चाहिए जिनको अभी नहीं मिला है, फर्स्ट जनरेशन वालों को ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही परिवार, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, वही परिवार बार बार रिजर्वेशन का लाभ उठा रहा है। फिर तो देखो वही हो गया, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ डोमिनेंट कास्ट होगी जो ज़्यादा रिजर्वेशन का लाभ उठाती हैं, और कुछ कास्ट तो वैसे की वैसी ही हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब तक। इसलिए देखो अब सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। तो ये फाइनली 6-1 से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस वर्डिक्ट में एक बात जरूर बोली, वो बात ये थी कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ओबीसी में है ना, सिमिलर कंसेप्ट नहीं हो सकता शेड्यूल कास्ट में, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। वो इसलिए, अब देखो मान लीजिए अब कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल महेश है, महेश ने ना एससी रिजर्वेशन का लाभ उठा के एक पीएन की जॉब ले ली, तो क्या अब इसके बाद महेश को फिर एससी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा? ये एक सोचने वाली बात है ना। तो क्रीमी लेयर थोड़ी अलग तरह की होनी चाहिए शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी जैसी नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कैसे क्रीमी लेयर होती है और कैसे चीज़ें आगे चलती हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कानून बनाती हैं शेड्यूल कास्ट की सब कैटेगराइजेशन के लिए। लेकिन इस वर्डिक्ट का फ़ायदा होगा, देखो पंजाब में वाल्मीकि मजबी सिखों को, आंध्र प्रदेश में मदिगा कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, बिहार में पासवानों को फ़ायदा होगा, यूपी में जाटव को, और तमिलनाडु में अरुणधतियार्स को फ़ायदा होगा इस वर्डिक्ट का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, केरला के वायनाड में जो काफ़ी दुखद त्रासदी आई, लैंडस्लाइड आया, अभी तक देखो 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये त्रासदी है, डिजास्टर है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। और देखो इवन जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है ना, वहाँ से भी कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है लैंडस्लाइड से रिलेटेड। शुरुआत में ना राइटर ये बोलते हैं 2018 के बाद से ही ना केरला के जो लोग हैं ना, उनको आदत पड़ गई है, मानसून का सीज़न जब आता है, जब भारी बारिश होती है ना, तो वो अपनी जो वैल्यूएबल आइटम्स है ना, उनको ऊपर वाले फ्लोर्स में शिफ्ट कर देते हैं। हमेशा एक प्रिपेयर्डनेस रहती है कि कभी भी बाढ़ आ सकती है, तैयार रहो, एंजाइटी रहती है। और देखो ट्यूसडे को जब ये हादसा हुआ ना, वायनाड में लैंडस्लाइड आया, तब भी देखो इसी प्रकार की कॉल आई कि पानी नीचे आ चुका है, जल्दी से ऊपर चलो। लेकिन इस बार तो देखो पूरी की पूरी ज़मीन ही बह गई। केरला देखो एक ऐसा राज्य है जिसका रिजिलियंस का मतलब होता है जब देखो विपदा आती है तो आप उसे एब्जॉर्ब कर लो, ये होता है रिजिलियंस। तो केरला एक ऐसा राज्य है जिसका रिजिलियंस बार बार टेस्ट हुआ है, हर बार टेस्ट हुआ है। आप पिछले 6-7 सालों में देखोगे बहुत लैंडस्लाइड्स केरला में आए हैं, फ्लड्स रेगुलर आई हैं। जैसे देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है 2015 से 2022 के बीच में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स अगर किसी राज्य में आए हैं ना, तो वो केरला में आए हैं। टोटल लैंडस्लाइड्स जहाँ देखो 3782, उसमें से अकेले केरला में 2239 लैंडस्लाइड्स। 2018 के बाद से ही 5 बार
काफ़ी सीवियर लैंडस्लाइड्स केरला में आए हैं, कोझिकोड में, पलक्कड़ में, वायनाड में, मलापुरम डिस्ट्रिक्ट्स में। और इन लैंडस्लाइड्स में टोटल देखो 160 लोगों की जान गई। लेकिन इस बार वाला जो लैंडस्लाइड है वायनाड में, इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई है। देखो 2024 में जो लैंडस्लाइड अभी आए हैं ना वायनाड में, आप इसकी इनॉर्मिटी, इसकी ग्रेविटी इस चीज़ से समझ सकते हो कि जो दो गांव है ना, एक मद्दिकई बोलेंगे, एक मद्दिकई और दूसरा चूरलमाला, ये दो गांव ही बह गए, पूरे के पूरे गांव बह गए। हर एक गांव में देखो 1000 लोग रहते थे। तो आप समझ सकते हो कितने लोगों की जान गई होगी। तब से लेके अभी तक बारिश भी वहाँ पे लगातार आ रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने में भी दिक्कत आ रही है। तो राइटर बोलते हैं देखो इस हादसे ने ना 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की याद दिला दी है। एक माधव गदगिल कमेटी 2011 में आई थी और दूसरी के कस्तूरी रंजन लेड हाई लेवल वर्किंग ग्रुप, ये 2013 में आया था। दोनों ने वेस्टर्न घाट से संबंधित अपनी रिकमेंडेशंस दी, कैसे वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो हो क्या रहा था, 2011 से पहले ना वेस्टर्न घाट में इस प्रकार की जो नेचुरल डिजास्टर थी ना वो बढ़ती जा रही थी। तो सरकार ने ना एक कमेटी गठित की, माधव गदगिल कमेटी। इस कमेटी को ये काम दिया गया था कि आप देखो डेवलपमेंट का क्या असर हो रहा है वेस्टर्न घाट पे, आप अपनी रिकमेंडेशंस दो, कैसे कंजर्वेशन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ना माधव गदगिल कमेटी ने ना इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है ना, उसको आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर दो। आप यहाँ पे साइड में देखो, माधव गदगिल कमेटी ने बोला कि पूरा वेस्टर्न घाट को आप इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कन्वर्ट कर दो, लेकिन हाँ आप रीजन्स में डिवाइड कर दो। कुछ रीजन्स आएंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में, कुछ आएंगे 2nd में और कुछ आएंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 3 में। और हर एक जोन में ना हर प्रकार की रिस्ट्रिक्शन होंगी उस हिसाब से कि किस जोन में इन्वायरमेंट कितना कमज़ोर है, कितना फ्रेजाइल है। और ये डिवीज़न ना आप करो ब्लॉक लेवल पे जाके। जैसे वायनाड डिस्ट्रिक्ट में ना ब्लॉक है ABC, तो ब्लॉक ए को देखो आप। ब्लॉक ए जो है वहाँ पे इकोलॉजिकल सिचुएशन कैसी है, अगर ज़्यादा खराब है वहाँ पे इन्वायरमेंट, वहाँ पे इकोलॉजी ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप इसको उस जोन में डालो जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। गदगिल कमेटी ने यह बोला था कि कोई नई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश की जा सकती इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 1 में और 2nd में, और जो ऑलरेडी पोल्यूशन वाली इंडस्ट्रीज है ना, उनको 2016 तक वहाँ से हटा लो। मतलब जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत थोड़ा उस समय बोला गया था कि एक्सट्रीम लेवल की रिकमेंडेशन दे दी है गदगिल ने। लेकिन देखो अब जिस प्रकार से बार बार नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं ना केरला में, ऐसा लग रहा है कि गदगिल रिपोर्ट अगर इंप्लीमेंट होती तो शायद इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आते। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा कि अभी जो 2 गांव बह गए हैं ना जहाँ पे लैंडस्लाइड आए हैं, वो देखो गदगिल कमेटी के हिसाब से वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया होते। कौन से जोन में आते ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में आते वो 2 गांव, और वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होती, समझे। लेकिन देखो जब ये गदगिल कमेटी आई थी ना, तो उस समय ना फार्मर्स ने और दूसरे लोगों ने, माइनिंग माफिया ने ना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि गदगिल कमेटी रिपोर्ट में ये बोला गया था कि जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया 1 होगा ना, वहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि कंजर्वेशन एफर्ट्स में ना आप लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करो, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज़ ही तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं सरकार के फैसलों से। और इवन ये भी रिकमेंड किया गया कि आप ना इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ में टूरिज़्म को अच्छे से रेगुलेट करो। टूरिज्म इस प्रकार से होना चाहिए कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टूरिज्म आप प्रमोट करो। तो देखो जैसे ही ये रिपोर्ट आई गदगिल वाली, उसके बाद तो देखो वहाँ पे माइनिंग माफिया ने, वहाँ पे किसानों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किसानों का विरोध ये था क्योंकि गदगिल कमेटी ने कह दिया था
कि एग्रीकल्चर लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि किसान जो थे वो अपने कुछ किसान एग्रीकल्चर लैंड को रिसोर्ट वगैरह में तब्दील करना चाहते थे। तो लोगों ने हल्ला मचा दिया कि भाई ये गदगिल कमेटी की रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। अब आपको भी पता है लोग नहीं चाहते तो सरकार तो आसानी से दब जाती है, सरकार को चाहिए वोट, और सरकार दब गई। सरकार ने बोला चिंता मत करो भाई हम कस्तूरी रंजन कमेटी, एक और कमेटी गठित कर देते हैं, कैसे वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करना है इस बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए। भूल जाओ गदगिल रिपोर्ट को, हम एक और कमेटी गठित कर देते हैं। तो कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आई बाद में। कस्तूरी रंजन ने वेस्टर्न घाट को 2 लैंडस्केप में डिवाइड कर दिया, एक नेचुरल लैंडस्केप, एक कल्चरल लैंडस्केप। नेचुरल लैंडस्केप में ना इन्होंने सिर्फ 37% एरिया को बायोलॉजिकली रिच बताया, बाकी को नहीं बताया। और इन्होंने बोला कि ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का डिमार्केशन है ना वो विलेज लेवल पे होना चाहिए, ना कि तालुका लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे। और सिर्फ रेड कैटेगरी इंडस्ट्री, जैसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है ना, जैसे माइनिंग वगैरह, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो मतलब आप देख सकते हो कि कस्तूरी रंजन की जो रिपोर्ट थी ना थोड़ी लिबरल थी। मतलब कि गदगिल कमेटी के बाद में जो विरोध हुआ, थोड़ी एक्सट्रीम रिकमेंडेशन बोला गया था गदगिल रिपोर्ट को, तो कस्तूरी रंजन रिपोर्ट थोड़ी उतनी एक्सट्रीम नहीं थी। लेकिन देखो आपको ना ये जान के हैरानी होगी, इवन कस्तूरी रंजन रिपोर्ट थोड़ी मॉडरेट थी, लेकिन फिर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। गदगिल तो भूल ही जाइए, इवन जो मॉडरेट रिपोर्ट थी कस्तूरी रंजन उसको भी नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। और यही चीज़ राइटर आज इस आर्टिकल में याद करते हैं। दोनों कमिटीज़ की रिपोर्ट को ये बोल दिया गया कि ज़्यादा ही इन्वायरमेंटली फॉरवर्ड हैं ये रिपोर्ट्स, पीपल सेंट्रिक नहीं है, लोगों के बारे में नहीं सोच रही हैं। लेकिन देखो दोनों ने, गदगिल ने और कस्तूरी रंजन ने, दोनों ने लोगों के बारे में ही सोचा था, इसी वजह से उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी उस समय। अब देखो नेचुरल डिजास्टर कहीं भी आता है ना, ऐसा नहीं कि वो वन टाइम इवेंट होता है। कई सालों से सरकार कुछ एक्शन लेती है, जैसे वहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर इन एक्शन सरकार ने लिया, कोई चीज़ गलत हो रही थी उसे रोका नहीं, उनका एक्मुलेशन होता है, उनका एडिशन होता है कोई नेचुरल डिजास्टर। ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन में आ गया। सरकार सालों साल कुछ कर रही थी, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा रही थी या फिर एक्शन नहीं ले रही थी, उनका रिजल्ट होता है वो नेचुरल डिजास्टर। तो लेकिन अब देखो समय आ गया है, यहाँ पे जो हादसा हुआ है ना सिर्फ इन जगहों को बल्कि पूरे भारत में जहाँ पे आवश्यकता है उनको ना सिर्फ रीबिल्ड किया जाए बल्कि बिल्ड बेटर भी किया जाए। बिल्ड बेटर का मतलब ये है कि फ्यूचर में लोगों को इस प्रकार की त्रासदी का सामना ना करना पड़े। ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करना है बल्कि फ्यूचर में सेफगार्ड भी करना है फ्यूचर डिजास्टर से उनको। और इसके लिए देखो टॉप डाउन अप्रोच काम नहीं करेगी कि ड्राइंग रूम में एसी में बैठ के कुछ डिसीजन ले लिया गया, ऐसी अप्रोच काम नहीं करेगी। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं, किनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं? लोकल कम्युनिटी को। तो इसलिए लोकल कम्युनिटीज़ को भरोसे में लिया जाए और उनको भरोसे में लेके पॉलिसीज बनाई जाए, यानी हमें बॉटम अप अप्रोच की आवश्यकता है, समझे? और पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए, हम उस बाइनरी में घूमते रहते हैं, इन्वायरमेंट को तवज्जो दें या फिर डेवलपमेंट को दें। भैया दोनों चीज़ों को एक साथ लेके भी चला जा सकता है। बिना एनवायरनमेंट पे ध्यान दिए आप डेवलपमेंट लाओगे तो यही होगा जो वायनाड में हुआ। अब आने वाले कुछ सालों में तो देखो बल्कि और ज़्यादा इस प्रकार के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगी और केरला जैसे राज्य में जो लोग रहते हैं वो और ज़्यादा वल्नरेबल हैं। तो इसलिए अब सरकार को एक्शन लेना होगा, सबक लेना होगा इन डिजास्टर से। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो वेस्ट एशिया में ना इंस्टेबिलिटी से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 2 IR से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो पिछले साल 7 अक्टूबर को ना हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था गाजा पट्टी से। आप ये मैप देखिए, यहां से अटैक किया हमास ने इजराइल के ऊपर, 1200 लोगों को मार दिया और 250 लोगों को किडनैप कर लिया। बदले में देखो फिर इजराइल ने भी स्ट्राइक्स स्टार्ट की गाजा स्ट्रिप के ऊपर। अभी तक इजराइल ने देखो 40,000 लोगों को मार दिया है, जिसमें कुछ
हमास के भी लोग हैं, बाकी सिविलियंस हैं। 40,000 लोग, देखो एक बड़ी संख्या है, बड़ा नंबर है। इस वजह से ना इजराइल के ऊपर पिछले कुछ समय से ना प्रेशर आ रहा था इजराइल के ऊपर कि आप पीस इस्टेब्लिश कीजिए, बस कीजिए। बहुत लोग मारे जा चुके हैं गाजा स्ट्रिप में। तो ना यूएसए, इजिप्ट, कतर, ये देश ना अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, इजराइल को मजबूर कर रहे थे कि पीस कीजिए भाई, बहुत हो गया। लेकिन देखो अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे ना शायद वार की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अब देखने वाली चीज होगी होता क्या है। लेकिन हुआ क्या है, हमास के ना ये पॉलिटिकल चीफ थे इस्माइल हानिया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये इस्माइल हानिया की है। ये हमास के पॉलिटिकल चीफ थे। ये ना कतर में रह रहे थे, कतर में रह रहे थे और इनको वहाँ पे इम्यूनिटी मिली हुई थी, कोई डर नहीं था। और ये पब्लिक फेस थे नेगोशिएशन का। इजराइल के साथ में जो नेगोशिएशन चल रही है ना, होस्टेज को वापस लाने के लिए और पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उसके ये पब्लिक फेस थे। अब देखो ये गए हुए थे ईरान में। ईरान में ना नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं, मसूद पजेस्कियन। तो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी चुने गए थे शपथ ग्रहण समारोह में। हमारे आस पड़ोस के देशों के प्रीमियर्स आए थे ना, जैसे शेख हसीना वगैरह। तो उसी प्रकार से ईरान ने भी नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था अलग अलग देशों के प्रीमियर्स को। भारत की तरफ से नितिन गडकरी गए थे और हमास की तरफ से ये इस्माइल हानिया गए थे। लेकिन देखो वहां पे इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी से मुलाकात की और उसके बाद इनको मार दिया गया ईरान में। इनको इनके बॉडीगार्ड समेत मार दिया गया स्ट्राइक में, एयर स्ट्राइक में। देखो ये बहुत बड़ी बात है। सीधा सीधा आरोप इजराइल के ऊपर है कि इजराइल ने इनको मरवाया है। लेकिन मरवाया भी कहां पे? अपने दुश्मन देश की धरती पर। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईरान की सोइल पर हमास के पॉलिटिकल चीफ को मरवाया गया है इजराइल के द्वारा, ऐसा इजराइल के ऊपर आरोप है। अब जाहिर तौर पे ईरान चुप करके नहीं बैठेगा। इवन उससे भी ज्यादा, उससे एक दिन बाद इजराइल ने यह डिक्लेयर कर दिया कि मोहम्मद डाइफ, ये जो राइट में आप तस्वीर देख रहे हो ना, इजराइल ने यह डिक्लेयर किया मोहम्मद डाइफ ये कासिम ब्रिगेड के हेड थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थी पिछले साल 7 अक्टूबर के अटैक के लिए। तो इजराइल ने यह अनाउंस किया कि हमने कुछ दिनों पहले 13 जुलाई को गाजा स्ट्रिप में बीच के किनारे एक टेंट लगाए वाला एरिया था, वहां पे स्ट्राइक्स की थी, 90 लोग मारे गए थे। और अब हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि उसमें से एक मोहम्मद डाइफ भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हमास के चेहरों में, टॉप 3 चेहरों में से एक मोहम्मद डाइफ। टॉप 3 में से 2 को मार दिया इजराइल ने। तो देखो अब ना खतरा पैदा हो गया है कि ईरान एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के साथ में रिप्लाई देगा। एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में कौन कौन आता है? देखो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस में ना ये सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे हौथी रिबल्स हैं, इसके अलावा हमास है, इसके अलावा हिजबुल्लाह है। ये क्या है? ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है। जब 1979 में देखो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था ना, तो ना उस समय ईरान ने ये सोचा कि ना आसपास के रीजन में भी हमें अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना जरूरी है। तो आसपास के देशों में जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे ना, उनको ईरान ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि उन पे पकड़ बनाई जा सके। ईरान इस बात से प्रेरित था कि देखो यूएसए ने ना वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है इजराइल के थ्रू, तो हमें भी ऐसे ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ना ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और पैलेस्टीन में हमास को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यमन में हौतीस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ईरान का इनके ऊपर पूरा पकड़ है और ये सब मिला के हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। तो देखो सीधा सीधा ईरान की सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है, तो ईरान जवाब देगा, अदरवाइज ईरान तो कमजोर दिखेगा बहुत ज्यादा। लेकिन ईरान जिसने कुछ दिनों पहले इजराइल के ऊपर पहली बार डायरेक्ट स्ट्राइक्स किए थे,
किसके जवाब में? इजराइल ने सीरिया में ईरान की एम्बेसी के ऊपर जब अटैक किया ना, तो उसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर सीधा सीधा अटैक किया था ड्रोन से, मिसाइल्स की सहायता से। लेकिन वो तो देखो, इजराइल ने ना अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और यूएसए की सहायता से ऑलमोस्ट सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को ना स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब ईरान कोशिश करेगा इजराइल को जवाब देने की। वो कोशिश कैसी होगी? डायरेक्ट अटैक हो सकता है, टॉप फिगर्स का असैसिनेशन हो सकता है, लेकिन एक बात यह है कि एस्केलेशन तो होगा, आने वाले दिनों में जरूर होगा। भारत की चिंता यह है, भारत का इतना बड़ा डायस्पोरा है, वेस्ट एशिया में रहता है, उनकी सिक्योरिटी भारत की चिंता है। वेस्ट एशिया में अगर देखो आग भड़कती है तो भारत का इतना बड़ा डायस्पोरा है, उनको भारत में वापस लेके आना या फिर उनकी वहां पे सुरक्षा सुनिश्चित करना, यह भारत की चिंता है। और वेस्ट एशिया में देखो, जब भी उबाल आता है ना, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं और भारत वेस्ट एशिया पे डिपेंडेंट है ऑयल के लिए, तो भारत का इंपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, ये दिक्कत है। भारत की चिंताएं देखो वाजिब हैं, लेकिन इस घटना के बाद से लेके अभी तक ना कुछ देश जैसे टर्की है, कतर है, इन देशों ने क्रिटिसाइज किया है इजराइल को कि ये नहीं करना चाहिए था फॉरेन सोइल पे। इजराइल ने ऐसा करके देखो ये दिखाने की कोशिश की है कि जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के लीडर्स हैं वो ईरान में सेफ नहीं है। ईरान की सिक्योरिटी पे, ईरान की ताकत पर सवाल उठे हैं जबरदस्त वाले। अब देखो यूएसए को भी पता है, यूएसए को यह चीज पता है कि ईरान जवाब देगा, इसलिए बाइडेन ने स्टेटमेंट दी है कि इस घड़ी में हम पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं, ईरान के अगेंस्ट। वैसे इजराइल को बार बार यूएसए बोल रहा था कि भाई पीस करो, लेकिन अब यूएसए ने बोल दिया है कि ईरान अटैक करता है तो हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल को सिक्योर करने में पूरी मदद करेंगे। नेतान्यू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं ना, नेतान्यू, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि तुमने कुछ किया नहीं है, जब से हमास के खिलाफ युद्ध स्टार्ट हुआ है कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। लेकिन उनके लिए भी एक मेजर सक्सेस है टॉप 3 चेहरों में से 2 को खत्म करना। अब थोड़े और समय के लिए टिक जाएंगे नेतान्यू, वार को थोड़ा और कंटिन्यू किया जा सकेगा। लेकिन देखो कुल मिला के वेस्ट एशिया रीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी लाने वाली ये खबर है, तो हमने पूरा डिटेल से इसको एनालाइज किया। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है सब क्लासिफिकेशन विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से संबंधित, इस इशू के बारे में है। और फिर दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वायनाड में, केरला में जो ये इकोलॉजिकल डिजास्टर आया है इससे संबंधित, और वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो गदगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी, उनको आपको एनालाइज करना है, चैलेंजेस डिस्कस करने हैं इम्प्लीमेंटेशन में, और फिर सजेशंस देने हैं। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।